अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। अगेन इस साल का एक और एयर क्रैश। पिछले दिनों काफ़ी एयर एक्सीडेंट्स हुए और काफ़ी जानें भी उसमें गई। फॉर्चुनेटली ये भी एक एयर क्रैश था, लेकिन इसमें सारे लोग बच गए सवाए चंद एक के जो क्रिटिकल ज़ख्मी हुए। ये 17 फरवरी की बात है, दोपहर 2:45। डेल्टा एयरलाइन फ़्लाइट 4819 जो CRJ-900 एयरक्राफ्ट है, इसमें 2 इंजन एयरक्राफ्ट, इंजन इसकी टेल पे लगे होते हैं, ऑपरेट कर रहा था इसको एंडेवर एयर। और ये फ़्लाइट जो थी ये मिनियोपोलिस से सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही थी कनाडा में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे। ये 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट है और इस पर 80 मुसाफिर सवार थे। जैसा आप सब जानते हैं, पिछले दिनों कोई तकरीबन 1 महीने से यूरोप में और कनाडा अमेरिका में स्नो बहुत स्वेयर हो रही है, स्टॉर्म भी आ रहे हैं, विंड्स बहुत हैं, काफ़ी हार्श वेदर है ख़ास तौर पे एयर फ्लाइट्स के लिए। नॉर्मली पिछले सालों में इतनी स्नो नहीं पड़ी जो कि इस दफ़ा हुई। तो ये एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट। जब ये जहाज़ लैंड किया है टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो लैंडिंग के बाद ये अप्स एंड डाउन हो गया, यानी जहाज़ उलट गया, व्हील ऊपर और फ्यूज़ेलाज नीचे। इसमें तमाम 80 लोग जो थे वो उनको एवैक्यूएट कर लिया गया और तकरीबन कोई 15 जो पैसेंजर्स थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। 2 जो पेशेंट थे उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया और इसमें 1 बच्चा और 2 एडल्ट्स काफ़ी क्रिटिकल इंजर्ड हुए, लेकिन वो भी हॉस्पिटल में हैं। जो वेदर उस वक़्त रिपोर्ट किया गया है CBS न्यूज़ के मुताबिक, ये सारी रिपोर्ट CBS न्यूज़ वालों ने ऑन एयर की है। उस वक़्त जो वेदर रिपोर्ट किया गया वो ब्लोइंग स्नो थी, 17 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, विजिबिलिटी 6 माइल्स के करीब थी, विंड 25 माइल्स और गस्ट थी तकरीबन 37 माइल्स। अब इस पे NTSB और जो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कनाडा का है वो इस पे काम कर रहे हैं, इस पे देख रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट जब वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो वो देंगे, लेकिन वो जो मोटी मोटी चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं जो कि देखी जा सकती हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये एक एक्सीडेंट हुआ। एक साहब हैं ब्रूस लैंडबर्ग, जो फॉर्मर NTSB वाइस चेयरमैन है। वो CBS न्यूज़ पे वो एक जनरल बात कर रहे थे और मेरा भी ख्याल यही है कि जो मेन रीज़न इसकी जो है वो ये है कि उस वक़्त ब्लोइंग स्नो थी और विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और गस्ट थी, मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस विंड थी। होता क्या है, होता ये है कि ये 2 फैक्टर्स, यानी एक क्रॉस विंड और दूसरी ब्लोइंग स्नो या स्नो, पिछले 5-6 दिन से काफ़ी स्नो चल रही है वहाँ पे। अब जब लैंड किया तो नॉर्मली क्या होता है कि पायलट्स हैं वो टावर कंट्रोलर से ये पूछते हैं कि ब्रेकिंग एक्शन क्या है। ये टावर कंट्रोलर ख़ुद भी बताता है कि ब्रेकिंग एक्शन क्या है। ब्रेकिंग एक्शन से मुराद ये है कि जब पायलट लैंड करेगा और अपनी ब्रेक सप्लाई करेगा तो ब्रेक्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या जहाज़ के स्किड करने के चांसेस तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लगे ना। बिकॉज़ कभी आपने देखा होगा गाड़ी पर ड्राइव करते हुए, कभी सड़क गीली होती है या जैसे बहुत कम ड्रिजल हो रही हो अगर, और रोड के ऊपर डस्ट हो, तो गाड़ी आपकी, कभी आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो गाड़ी स्किड करती है। और अगर सड़क बिल्कुल साफ़ हो और बारिश तेज़ हो रही हो तो स्किड करने के चांसेस कम होते हैं। ये इसी तरह स्नो के अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो और स्नो इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन वो जो आइस बनती है रनवे के ऊपर,
अगर वो रनवे आइसी हो जाए तो एक बड़ी थिन आइस की लेयर जो होती है वो रनवे और टायर्स के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी को डिफाइन करता है वो ब्रेकिंग एक्शन, कि जब लैंड करेगा पायलट तो ब्रेक किस हद तक इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। अब मोस्ट प्रोबेबली जब ये वॉइस रिकॉर्डर आएगा और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की रीडिंग्स आएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि क्या ब्रेकिंग एक्शन उसको रिपोर्ट किया गया था या नहीं किया गया था, और या अगर रिपोर्ट किया गया तो ब्रेकिंग एक्शन क्या था और एक्चुअल विंड कंडीशन क्या थी जब जहाज़ लैंड कर रहा था। बिकॉज अगर वो आईसी रनवे था और उसमें आइस रिपोर्टेड थी, या ब्रेकिंग एक्शन पुअर था या मीडियम था, गुड नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, क्रॉसविंड की क्या उस वक्त कंडीशन क्या थी। नंबर 3, जब ये लैंड किया तो लैंडिंग किस नौइयत की थी। यानी मोस्टली पायलट्स की ये कोशिश होती है कि जब आप लैंड करें तो बट स्मूथ लैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लैंडिंग ना हो ताकि मुसाफिर डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब ये आइसी रनवे होता, स्नोइश रनवे होते हैं, या बारिश हो रही होती है, या वेट रनवेज होते हैं, तो पायलट की कोशिश होती है कि ज़रा स्लाइटली पॉजिटिव लैंडिंग हो, पॉजिटिव कांटेक्ट हो टायर्स का और रनवे का, ताकि उसकी ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर हो। अब ये क्या ऐसा हुआ कि वो हार्ड लैंडिंग होगी, पायलट पॉजिटिव लैंडिंग करते करते कि उसकी हार्ड लैंडिंग, एक हार्ड लैंडिंग होगी, दूसरी वो क्रॉसविंड थी तो वो क्रॉस लैंडिंग कर रहा था। तो उन दोनों सूरतों में कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जहाज़ लैंड किया और उसका एक मेन व्हील डैमेज हो गया और जिसकी वजह से जहाज़ रोल ऑफ कर गया हो। ये भी हो सकता है, बिकॉज़ ये भी रिपोर्ट है कि उसका विंग भी डैमेज हुआ, और अब लैंडिंग गेज के बारे में अभी पता नहीं है कि क्या वो लैंडिंग के दौरान डैमेज हुए या नहीं हुए, ये रिपोर्ट में पता चलेगा। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकती है। दूसरी मेन रीज़न ये हो सकती है कि चूँकि अगर वो वहाँ पे आईसी रनवे था और क्रॉसविंड लैंडिंग वो पायलट कर रहा था, तो वहाँ पे आइस थी जो पहले से रिपोर्ट नहीं हुई थी, या टावर ने उसको नहीं बताया, या पायलट ने उसे पूछा नहीं, या वो अनअवेयर था, और लैंडिंग के बाद जहाज़ स्किड कर गया। और वो स्किड इस कदर कर गया कि क्रॉस विंडिंग में पायलट अपना कंट्रोल जहाज़ के ऊपर उसने खो दिया और वह जहाज़ रोल ऑफ कर गया। ये भी एक रीज़न हो सकती है। जैसे आपको याद होगा, आज से काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल को 15 साल पहले, ताइवान में एक हरिकेन चल रहा था और मैक्सिमम फ़्लाइट जो थी, मैक्सिमम नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट्स वहाँ से डाइवर्ट करके कहीं और जा रही थी, और एक DC-10 के कप्तान ने यह फैसला किया कि वो इस हरिकेन में ताइवान में लैंड करे। हुआ क्या, लैंडिंग के बाद, क्योंकि आपको पता हरिकेन में विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप पता नहीं उसने ये क्यों फैसला किया, किस प्रेशर में था, लैंड करने के बाद वो DC-10 पूरे का पूरा अप्स एंड डाउन रोल ऑफ कर गया, और व्हील ऊपर, फ्यूजलाज नीचे। तो उसमें भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए थे। फॉर्चुनेटली आग नहीं लगी थी, जहाज़ बच, पैसेंजर्स काफ़ी सारे बच गए थे। अब मुझे अभी याद नहीं कि थोड़े बहुत 2, 4, 5 उसमें शायद डेथ हुई थी, बाकी सारे बच गए थे। तो ये भी उसी तरह की मिलती जुलती कंडीशन है कि वो क्रॉसविंड में पायलट जो है शायद उस अपना कंट्रोल उसने खो दिया अपने जहाज़ के ऊपर। अब देखा यह है कि स्नो के अंदर या आईसी रनवे के ऊपर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपकी क्रॉस विंड की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नॉर्मल हालात में जब ड्राई रनवे होता है तो क्रॉस विंड लिमिटेशंस ज़्यादा होती है, जब आईसी रनवेज होते हैं या स्नो होती है या वेट रनवेज होते हैं तो अकॉर्डिंगली रनवे कंडीशन के मुताबिक जो विंड कंडीशंस हैं, क्रॉस विंड की जो लिमिटेशंस है वो कम होती जाती है। अब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी कि क्या पायलट ने अपनी लिमिटेशंस क्रॉस की या नहीं की, या वो कोई प्रेशर में था कि उसने लैंड करना था, जबकि वो लिमिटेशन वो वाली नहीं थी जो उसमें वो लैंड कर सकता था। ये भी देखना होगा, अब ये रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली रीज़न यही है कि आईसी रनवे, क्रॉस विंड और या आफ्टर लैंडिंग स्किड कर गया रनवे। मुझे यहाँ एक वाक़या अपना याद आ गया। होता क्या है कि नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे लिमिट्स
इंसान की क्रॉस हो रही होती हैं, या जो मैन्युफैक्चर की जो लिमिट दी होती है वो क्रॉस हो रही होती है, लेकिन बहुत सारे पायलट्स, सारे तो नहीं बट आप कह सकते हैं कि चंद एक ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश करते हैं, या कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर सम टाइम ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि नहीं हम इसमें लैंड कर जाएंगे। ज़ाहिर है इंसान है और इंसान का काम है गलती करना, और इंसान गलती से सीखता है। मैं एक फ़्लाइट कर रहा था ग्लासगो की, तो उन दिनों, ये आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात है, तो उन दिनों वहाँ पे एक स्टॉर्म चल रहा था, विंड स्टॉर्म था, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, तो वो विंड थी तकरीबन कोई 80 नॉट्स की, 85 नॉट्स की विंड चल रही थी। तो ग्लासगो में एक ही रनवे, और रनवे भी छोटा, और अनफॉर्चुनेटली वो विंड इस तरह की थी कि वो क्रॉस विंड बन रही थी, और क्रॉस विंड भी तकरीबन कोई 55-60 नॉट की क्रॉस विंड बन रही थी। अब 60 नॉट क्रॉस विंड, वेट रनवे, हैवी रेन, तो नॉर्मली इसमें लैंडिंग बनती नहीं है किसी भी शक्ल में। लेकिन कोई एक क्या कहते हैं, कोई शेर का बच्चा आया और वो लैंड कर गया, बाकी सारे डाइवर्ट कर गए। तो मैं भी जा रहा था, तो मेरा फर्स्ट ऑफिसर मुझे कहने लगा कि देखिए साहब वो एक तो लैंड कर गया, बाकी डाइवर्ट कर गया, तो ऐसा ना हो कि लोग कहें देखे जी कैप्टन शायद वो भी डाइवर्ट कर गया। तो चीज़ ये होती है कि इस तरह के नाम कमाने के लिए या इस तरह का काम करने के लिए आदमी को अननेसेसरी बहादुर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने जहाज़ बनाया उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, जो उन्होंने लिमिटेशंस दी हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप उन लिमिटेशंस को फॉलो करते रहें और उसको एग्जैक्टली वो करें जो वो कहते हैं, तो नॉर्मली एक्सीडेंट के चांसेस वैसे ही बड़े कम हो जाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, और देखते हैं कि कैसे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बट एनीवे जब हमने अप्रोच बनाई, तो आप उसको अंदाज़ा कीजिए कि ये रनवे है जैसे सीधा, और हम यूँ जा रहे हैं, यानी मेरा मुंह इस तरफ है, जहाज़ इस तरफ ऐसे है, और रनवे इधर है, और हम ऐसे अप्रोच बना रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस विंड टेक्निक। आप क्रॉस विंड जा रहे हैं ऐसे। अब जैसे आप रनवे के करीब पहुँचते हैं, लैंड करने फ्लेयर के ऊपर आके आप रडर के साथ जहाज़ को यूँ सीधा करते हैं और क्रॉस कंट्रोल के साथ आप लैंड करते हैं, यानी अब ऐसे आ रहे हैं, और इधर आके जैसे ही आपने जहाज़ बिल्कुल टच डाउन करने लगे तो आपने जहाज़ ऐसे सीधा किया और आपने लैंड कर लिया। बट ये सीधा करना और लैंड करना इज़ नॉट ए जोक। ये कहना बहुत आसान है, पर क्रॉस विंड की भी लिमिटेशन है कि आप कितनी विंड को आप क्रैब करके आ सकते हैं और फिर आप उसको जहाज़ को स्ट्रेट करके लैंड टच कर सकते हैं। तो वो ऐसे ऑलमोस्ट 70-75 डिग्रीज पे हम जा रहे थे ऐसे। तो वो मेरा फर्स्ट ऑफिसर, फिर जाहिर है वो जब उसने ये देखा तो वो डर गया कि ये तो नहीं हो सकेगा। तो मैंने उसे कहा देखो, चीज़ ये है कि जब मैन्युफैक्चर कोई चीज़ डिज़ाइन करता है, कोई बताता है, तो उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी रिसर्च है, वो ऐसे नहीं लिमिट लगाता। तो हम इसमें लैंड नहीं कर सकते। कोई क्या कहता है हमारे बारे में, इट डजंट मैटर, बट द फैक्ट इज़ कि हमें अपनी किताब को फॉलो करना चाहिए और लिमिटेशंस को फॉलो करना चाहिए। होता है सम टाइम लोग इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इस पायलट ने किया होगा, बिकॉज यहाँ हम नहीं कुछ कह सकते कि फैक्चुअल पोजीशन क्या थी। वो जब आएगी रिपोर्ट तो पता चलेगा कि क्या विंड थी, क्या कंडीशन थी, ब्रेकिंग एक्शन क्या था, टार ने क्या उसको बताया था, क्या जहाँ कैप्टन ने उसे पूछा था ब्रेकिंग एक्शन, नहीं पूछा था, लैंडिंग पे व्हील डैमेज हुआ या नहीं हुआ, या फिर लैंडिंग के बाद वो स्किड कर गया, जहाज़ पे कंट्रोल उसका नहीं रहा। वो सारे का सारा ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड करता है और सारे पैरामीटर से आप एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। बट जो इसको आप छोड़ दीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एज ए पैसेंजर आपको देखनी होगी, मैं वीलॉग करने का मकसद ये होता है कि नॉर्मली लोग वीलॉग में ये चीज़ बताते नहीं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो मैं जिसका हमेशा जिक्र करता हूँ। अब ये देखिए कि 80 के 80 पैसेंजर्स बच गए, सिवाय 2-3 के, जो एक बच्चा और 2 बड़े जो कि क्रिटिकल इंजर्ड हैं, वो ज़ख्मी हुए, सारे के सारे बच गए। अब देखना ये कि बहुत सारे लोग जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ, कि लोग सीट बेल्ट लगाने पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं, और ख़ास तौर पे ड्यूरिंग क्रूज़ लोग अक्सर जो है वो घूमना फिरना शुरू करते हैं, सीट बेल्ट खोल देते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ के अंदर। इट इज़ सो डेंजरस, एक। और दूसरा, बहुत सारे लोग सीट बेल्ट लगाते भी हैं तो उसको लूज़ छोड़ देते हैं, मतलब उस तरह उसको टाइट नहीं करते जिस तरह उसको टाइट होना चाहिए। हमारे यहाँ देखें ना, 90-95% लोग कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते,
और ड्राइव करते हैं। हालांकि सीट बेल्ट ही आपकी जान की हिफाजत करती है, अल्लाह के बाद ज़ाहिर है। तो सीट बेल्ट जब जहाज़ अप्स एंड डाउन हुआ तो आप ये देखिए कि सीट्स ऊपर हैं, मुसाफिर सारे के सारे सीट बेल्ट के साथ वो बंधे हुए थे और हवा में लटक रहे हैं। और जब वो उसको सीट बेल्ट को आप अनबकल करेंगे तो वो नीचे गिरेंगे ग्रेविटी के साथ। ज़ाहिर है इट इज़ डेंजरस, गर्दन हिट हो सकती है, बाजू हिट हो सकता है सीट के साथ या फ्लोर के साथ। लेकिन वो बचे सारे इसलिए कि वो सीट बेल्ट उन्होंने लगाई हुई थी और वो अब टाइट की थी और वो सारे के सारे बच गए। अब जो 3 लोग, एक बच्चा और 2 बड़े जो क्रिटिकल इंजर हुए हैं, अब ये नहीं पता कि क्या उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी, या वो लूज़ थी, या हो सकता है वो अनबकल करते हुए किसी चीज़ का हिट हो गया हो और वो चोट लग गई हो, तो वो भी पता चल जाएगा सारे का सारा। बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप जहाज़ पे सफ़र करें ड्यूरिंग क्रूज़ और ख़ास तौर पे लैंडिंग और टेक ऑफ में अपनी सीट बेल्ट को टाइट रखें। और आपके साथ अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है या चाइल्ड है, तो उसके लिए सीट बेल्ट जहाज़ में अवेलेबल होती है, वो सीट बेल्ट आप ज़रूर लगाइए। ये आपकी बहुत बड़ी सेफ्टी है, इसको आप इजी ना लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस वी लॉ का एसेंस है कि आप इसको याद रखिए। मैं अभी ये समझता हूँ कि जहाज़ का सफ़र मोस्ट सेफेस्ट सफ़र है दुनिया में। अब एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में खाली रोड एक्सीडेंट में डेली तकरीबन 100 के करीब लोग मारे जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, एयर क्रैश में लोग इतने नहीं मरते। ये फार बड़ी फिगर है एज़ कम्पेयर टू दी एयर क्रैशेस। 100 लोग बहुत बड़ी फिगर होती है। लेकिन इवन दैन इस सफ़र को मज़ीद भी सेव किया जा सकता है। जैसे पिछले दिनों के वाशिंगटन पे एक हेलीकॉप्टर और एक एयरलाइनर के अंदर जाके उसने हिट कर दिया और उसमें सारे लोग मारे गए बेचारे। इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर कि एक हेलीकॉप्टर इस तरह उस जहाज़ के अप्रोच एरिया में चला जाए, जो कि एक IFR फ़्लाइट है, इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल्स के तहत एक फ़्लाइट जा रही है, वो ILS अप्रोच कर रहा है, और एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि VFR है जो फ्लाई कर रहा है और वो उस एरिया में चला जाए जहाँ से वो अप्रोच कर रहा है। इट इज़ वेरी रेयर। अब उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेट्स सी, उसमें बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ। तो ये था एक एक्सीडेंट जो फॉर्चुनेटली सारे लोग बच गए। और आपने देखा, आप वीडियोस में मेरी तस्वीरों में देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और बहुत सारे लोग बच गए। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।